नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदी पेडोलॉजी की क्लास आज 5वीं है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है दोस्तों उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, और सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे भी इनकी आने की जो प्रबल संभावना है। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। तो बालकों को लिखना सिखाने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उनको लेखन संबंधी जो जिज्ञासा है उनके अंदर वो उत्पन्न करना, ताकि वे जिज्ञासु बन सके और जो लिखना है उसको अच्छी तरीके से वो सीख सके। जाहिर सी बात है, जब बच्चा या कोई भी जब किसी चीज़ को जानने के लिए या उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा होगी उसके अंदर, तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों लेखन संबंधी उसके अंदर क्या करना चाहिए, जिज्ञासा जो है उत्पन्न करना चाहिए। सबसे पहले काम यही होता है। तो चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य या थ्योरी दोस्तों उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। कहा गया है कि देखिए, बच्चा कोई भी काम अच्छे से करे तो उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना जरूरी होता है। दोस्तों, बच्चा जब भी कोई काम अच्छे तरीके से करेगा तो जब उसे क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा या उसको मोटिवेट किया जाएगा तो उस चीज़ को अच्छे से करेगा। बच्चे अक्सर बड़ों को कॉपी करते हैं, ऐसे में आप बच्चों को दिखाते हुए कुछ लिखने बैठ जाए। दोस्तों, बच्चा जो है यहाँ पे लेखन संबंधी उसकी जिज्ञासा जो है या लेखन सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे कोई भी काम अच्छे से तभी करते हैं जब उन्हें क्या होता है, प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं बात करें कि अगर बच्चे जो हैं बड़ों की अक्सर कॉपी करते रहते हैं, बड़े जो करते रहते हैं उन्हीं चीज़ों को भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि जब भी बच्चे के सामने बैठें तो आप कुछ भी ऐसे लिखने के लिए बैठ जाएं ताकि बच्चा आपको क्या कर पाए, कॉपी कर पाए। बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है कि उसमें लेखन संबंधी क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को करने के लिए जिज्ञासु हो। तो कहा गया है कि जिज्ञासा किसी बच्चे या व्यक्ति में समाहित एक ऐसी इच्छा होती है, जिज्ञासा, ठीक है, क्या होती है, एक ऐसी जो है इच्छा शक्ति होती है, इच्छा होती है जो उसे किसी नई चीज़ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त करती है या कह सकते हैं उसको मोटिवेट करती है। जिज्ञासा की उत्पन्नता जो है बालकों को लेखन संबंधी कौशलों को सिखाने के लिए आंतरिक रूप से क्या करेगी, उसे प्रेरित करेगी। तो जब बच्चा जो है लेखन संबंधी या किसी चीज़ के जिज्ञासु होगा तो उसे उस चीज़ को प्राप्त करने की जो इच्छा है दोस्तों वो आएगी, और बच्चा जो है लेखन संबंधित जो चीज़ें हैं वो कर सकता है या लेखन उसका अच्छे से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया है कि भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें से आपको बताना है कि अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है, जिसके द्वारा बच्चा जो है अपने भावों को या विचारों को प्रकट करता है, उसे अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। तो जैसे सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और बोलना। तो इसमें से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है दोस्तों, बोलना या लिखना। अगर बच्चा जो है कोई चीज़ अगर बताना चाहता है तो उसे 2 तरीके से बता सकता है, या तो उसको बोल करके या तो उस चीज़ को लिख करके। तो यहाँ पे 2 तरीकों से वो अपने आप को अभिव्यक्त जो है वो कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे बोला गया है कि ग्रहणात्मक कौशल किसे कहते हैं और अव्यक्त्यात्मक कौशल किसे कहते हैं। तो ऐसे कौशल जिन्हें क्या ग्रहण किया जाता है वो क्या होते हैं, ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। और ऐसे कौशल जिनका उपयोग करके हम अपने विचारों, भावों आदि चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अव्यक्त्यात्मक कौशल कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आपके आते हैं सुनना और पढ़ना, ठीक है। और वहीं अव्यक्त्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं बोलना और लेखन। लेखन करना और बोलना जो है क्या होते हैं, अव्यक्त्यात्मक कौशल होते हैं, जिनके द्वारा बच्चा जो है अपनी अभिव्यक्ति देता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। जो भी भाषा बच्चा सीखता है उसका सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, पहले पढ़ना सीख लेगा कि या पहले लिखना सीख लेगा। तो इसका सही वैज्ञानिक क्रम दोस्तों क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले क्या करेगा, सुनेगा, फिर उन चीज़ों को क्या करेगा, बोलेगा, फिर उन्हें पढ़ना और फिर क्या करेगा, अंततः जो लिखना है सबसे अंतिम। भाषा कौशल में सबसे अंतिम प्रक्रिया क्या होती है, लेखन कौशल की होती है। तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों उसको भी यहाँ पे हम देखते हैं, नीचे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि समान रूप से सर्वमान्य भाषा कौशल विकास का जो क्रम है, सबसे पहले क्या है, सुनना है,
फिर बोलना है, फिर पढ़ना है और फिर क्या है, अंततः लिखना है। तो सुनना पढ़ना क्या होते हैं, ग्राम्य कौशल होते हैं। ग्राह्य कौशल वे होते हैं जो सीखने से संबंधित होते हैं। ठीक है, ग्राह्य कौशल क्या होते हैं, जिससे बच्चा क्या है, जितना ज़्यादा पढ़ेगा और जितना ज़्यादा सुनेगा उतनी ज़्यादा चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा। वहीं बता दें आपको कि बोलना और लिखना क्या होता है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल होता है, जो कि अभिव्यक्त करने से संबंधित होता है। ठीक है, बच्चा अपनी चीज़ों को बोल के या तो लिख के, दो ही तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं और यही कहना चाहूँगा दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी प्रश्न हैं सभी एक्सपेक्टेड हैं। पिछले भी कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की जो संभावना है वो है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालयीय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग जो है अपनी अभिव्यक्ति, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि लिखना हो या बोलना हो तो उस दोनों ही किसके लिए किए जाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग जो है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों लिखना अर्थात लेखन कौशल जो होता है, अगर हम लेखन कौशल की बात करें तो लेखन कौशल जो होता है भाषा के चारों कौशलों में से सबसे अंतिम चरण होता है। तो भाषा के चार कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और लेखन कौशल जो है उसमें से सबसे अंतिम चरण होता है। बच्चों में लेखन कौशल का विकास जो है उनके मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उपदेशों की क्षमता के उपदेश से दोस्तों विभिन्न उपदेशों के लिए लेखन क्षमता जो है वो का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग जो है अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो भी बच्चा जिस भाषा में जानता है उसी भाषा में अपनी जो अभिव्यक्ति है वो देगा लिख के। ठीक है, कोई बच्चा बोलने में असमंजस होता है तो सोचता है कि इस चीज़ को हम लिख के दे दें, तो लिखने में कुछ बच्चे अपनी बात को कहते हैं और वहीं कुछ बच्चे जो होते हैं बोलने में तेज होते हैं तो अपनी चीज़ों को बोल के बता देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों के त्रुटियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। जो बच्चा जो है जो गलती करता है उसके बारे में कौन सा कथन जो है सही है। बच्चे के त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। पहला है, जब शिक्षक शिथिल होते हैं तो बच्चे गलती करते हैं और गलतियों के लिए उन्हें दंडित नहीं करते। शिक्षक के लिए बच्चों की त्रुटियां नगण्य हैं और उन्हें केवल गलतियों का पता लगाना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों की त्रुटियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह हैं। दोस्तों यहाँ पे बच्चों की त्रुटियों के बारे में जो भी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है इसमें से कि बच्चों की त्रुटियां जो है उनके बारे में कौन सा कथन सही है। तो बच्चे की त्रुटियां जो होती हैं उनकी अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं। जो बच्चा सीख रहा है उसी चीज़ का एक हिस्सा होती है। जब बच्चा गलती करेगा तो फिर धीरे धीरे उसमें कई तरीके से उसको सुधार किया जाएगा, तो फिर बच्चे की जो त्रुटियां वो दूर हो जाएंगी और बच्चा जो है अच्छे तरीके से सीख जाएगा। ठीक है, तो कहा गया है कि शिक्षक के लिए बच्चे की त्रुटियां नगण्य नहीं होती। शिक्षक के लिए बच्चे की त्रुटियां जो होती हैं एक संसाधन के रूप में होती हैं और उन्हें केवल गलतियों का और उन्हें बच्चों की जो गलतियां हैं उसको पता लगाना चाहिए और उन गलतियों को सुधार करने में बच्चे की जो है वो मदद करनी चाहिए। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि बच्चे की त्रुटियां उसके सीखने की प्रक्रिया या अधिगम का एक क्या होती हैं, हिस्सा होती हैं। कहा गया कि बच्चे न तो लापरवाह होते हैं न तो शिक्षकों की शिथिलता के कारण गलतियां करते हैं। त्रुटियां शिक्षकों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं कि बच्चे ने क्या नहीं समझा है। दोस्तों एक मौका देती हैं। जो बच्चा त्रुटियां कर रहा है वो शिक्षक की हेल्प करता है कि ये जानने में कि बच्चा जो है वो कहाँ पे कमज़ोर है, कहाँ पे उससे चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही हैं। एक प्रकार से अंतर्दृष्टि देती है ताकि बच्चे के बारे में समझ सके और इस प्रकार शिक्षक से प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन के माध्यम से इन त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है। फिर उसके बाद शिक्षक जो है उसी तरीके से अपना मार्गदर्शन करेगा और चीज़ों को बताएगा जिससे बच्चे की त्रुटियां दूर हो जाएंगी और उस चीज़ को बच्चा जो है वो सीख जाएगा। अगला प्रश्न है आगे, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही नहीं। जो बच्चों को दोस्तों गृह कार्य दिया जाता है जिसको आप होमवर्क बोलते हैं, उसके लिए कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। तो गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए।
गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन होता है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार था अभ्यास होना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड है कि गृह कार्य जो है पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार था अभ्यास होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाए उसी पे बेस जो है अभ्यास कार्य देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उस चीज़ के बारे में सोच सके और उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी दोस्तों उसको एकत्रित कर सके, ठीक है, ताकि जो उसकी चीज़ें हैं, संकल्पनाएं हैं या चीज़ें हैं, उसका क्या हो सके, विस्तार हो सके और बच्चा जो है उस चीज़ को अच्छे तरीके से उसका अभ्यास कर सके। तो जाहिर सी बात है कि जो जितना अभ्यास करेगा वो चीज़ों पे उसकी जो पकड़ है वो मजबूत बनेगी, ठीक है। तो गृह कार्य ऐसा होना चाहिए ताकि उसकी जो पढ़ाई चीज़ें हैं उस पर विस्तार मिले या और ज़्यादा सीखने के लिए उसको मिले और उसका जो अभ्यास हो और प्रैक्टिस हो सके। न कि गृह कार्य ऐसा होना चाहिए कि अभिभावकों को शामिल करने के लिए या गृह कार्य जो है बच्चों को सिर्फ एक मात्र साधन हो चाहिए उनको व्यस्त करने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हो स्कूल में जिसकी क्लास हो सेम टू सेम उसी से रिलेटेड जो है गृह कार्य आपको उनको देना चाहिए। आगे यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पाठ पुस्तकों में प्रत्येक पाठ अथवा विषय वस्तु के अंत में अभ्यास कार्य दिया होता है, जिनका मुख्य कार्य पाठ को समझना होता है। अभ्यास कार्य यह परखने के लिए होता है कि बच्चे ने पाठ पुस्तक को कितनी गहराई से पढ़ा है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो बच्चे को जो पाठ पुस्तक होती है उसमें जो अभ्यास होते हैं आप देखे होंगे कि पुस्तक के पीछे कुछ अभ्यास या प्रश्न दिए होते हैं। उनका मेन कार्य यही होता है कि सिर्फ बच्चे को यह समझ पाना कि पाठ पुस्तक को बच्चे ने कितनी गहराई तक उसको पढ़ा है, ठीक है। जिस उपदेश से पाठ को पाठ पुस्तक में शामिल किया गया बच्चे उस उपदेश को किस सीमा तक प्राप्त कर पाए, ये सब जानने के लिए ही अभ्यास जो है वो पुस्तकों में दिए जाते हैं, ठीक है। पाठ पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां दी जाती हैं। उनका मेन लक्ष्य यही होता है कि बालकों को यह समझना है कि बच्चे जो है पाठ पुस्तक को कितनी गहराई तक उसको आत्मसात कर पाए या उस चीज़ को कितनी गहराई तक समझ पाए हैं। जिस उपदेश से पाठ को बनाया गया है बच्चे उस उपदेश को किस सीमा तक प्राप्त कर पाए हैं या किस सीमा तक उसको समझ पाए हैं, इस उपदेश की पूर्ति हेतु ही पाठ पुस्तकों के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां हैं वो शामिल की जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षण के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया था। शिक्षण प्रक्रिया के बाद बच्चों को गृह कार्य देने का मेन उद्देश्य पढ़ी गई संकल्पनाओं का विस्तार करने में सहायक होते हैं। जो चीज़ें बच्चे पढ़े हैं, जो संकल्पनाएं बच्चे देखे हैं या सुने हैं, उनका विस्तार मिल सके, उस विस्तार में सहायक होती है कौन सी, गृह कार्य। अभ्यास मुख्य रूप से पाठ को समझने में मदद करते हैं और इससे पाठ पुस्तक के विषय वस्तु को बारीकी से परखने को जो है उनको बच्चों को मौका मिलता है। विषय वस्तु को ज्ञान से गहराई से जुड़ने का भी मौका बच्चों को मिलता है कि, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसका है। भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। जो विचार है किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, स्किनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा और चॉम्स्की या थॉर्नडाइक के द्वारा। तो भाषा सीखने की जो बच्चों में क्षमता होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है। यह किसने कहा था दोस्तों, चॉम्स्की के द्वारा ये चीज़ें कही गई थी। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। कहा गया कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में प्रसिद्ध नोम चॉम्स्की ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित नीतिवादी सिद्धांत तर्क देता है कि भाषा एक अद्वितीय मानवीय उपलब्धि है। भाषा क्या दोस्तों, मनुष्य को प्राप्त एक अद्वितीय मानवीय उपलब्धि है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने विचारों या भावनाओं को जो है व्यक्त कर सकता है। और नोम चॉम्स्की का दृढ़ विश्वास था कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है भाषा अधिग्रहण में के आधार के रूप में कार्य करती है। बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है, यही एक आधार बनता है अन्य भाषा को सीखने के लिए, ऐसा मानना है नोम चॉम्स्की का, ठीक है। चॉम्स्की ने पूर्व प्रस्तावित संरचनावादी भाषा वैज्ञानिकों की मान्यताओं की चुनौती देकर ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की बुनियाद जो है वो रखी थी। तो देखिए अगर कभी पूछ लेता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर की बुनियाद किसने रखी थी, तो नोम चॉम्स्की के द्वारा रखा गया था। और उनका ये दृढ़ विश्वास था कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है और जो भाषा अधिग्रहण में आधार के रूप में कार्य करती है, जो किसी अन्य भाषा को सीखने में एक आधार है या बेस का कार्य करती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जड़ों में होता है। स्कीमा की परिपक्वता से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की क्या होती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए दोस्तों, अब इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या गया कि वाइगोस्की के समाज शास्त्रीय परिवेश के अनुसार बच्चों के विकास और अधिगम में वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत का अधिक महत्व है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो बच्चा है वो विकास और अधिगम में जितने ज़्यादा वयस्कों अपने बड़ों के संपर्क में या साथियों से बातचीत करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका जो है बच्चे का विकास और जो अधिगम है, सीखने की प्रक्रिया है, वो उतने ज़्यादा अच्छी होगी जब वो अपने से बड़ों और साथियों के साथ बातचीत को अधिक महत्व है। ठीक है, वाइगोस्की ने समाज संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने बच्चों के विकास और उस सामाजिक संबंध के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें बच्चा क्या होता है, स्थित होता है। वाइगोस्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा। वाइगोस्की का मानना था दोस्तों कि जो बच्चे का अधिगम होता है और विकास होता है, उस भाषा जो होती है उसके बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ का कार्य करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक है, और कहा है कि विभिन्न प्रकार के जो भाषाविद हैं उन्होंने अपने विचारों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन बच्चे भाषा कैसे प्राप्त करते हैं, लेकिन इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि भाषा विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, भाषा विकास में क्या होती है, किसी विकास में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको यहाँ पे निभाती है, अदा करती है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कठिन कार्यों को हल करने में जब बच्चा किसी समस्या का भाषा में उच्चारण करते हैं तो अपने व्यवहार में महारत हासिल करने के लिए, ठीक है, विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभानी है। वाइगोस्की लिखते हैं कि भाषा बच्चों को क्या करती है, सक्षम बनाती है। कठिन कार्यों को हल करने में जब बच्चे किसी समस्या भाषा में उच्चारण करते हैं, और आपको बता दें कि आवेगीकृत पर काबू पाने के लिए बच्चे भाषा के माध्यम से खुद को नियंत्रित करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि आवेगीकृत कार्यों पर काबू पाने के लिए बच्चा जो है खुद भाषा का उपयोग करता है। जैसे बच्चा खुद कभी कभी आप देखेंगे अपने मन से ही बातें कर लेता है, अपने आप को दिशा देने का कार्य करता है, तो बच्चे भाषा के माध्यम से खुद को नियंत्रित करते हैं। यदि उनका मन इलेक्ट्रॉनिक स्विच को छूने के लिए कहता है तो वे खुद से कहते हैं कि नहीं कहकर रोक लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो भाषा जो है उनको खुद पे कृतियों पर काबू करने के लिए भी कार्य करता है। आगे यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन कैसा है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है। तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, तो यह कथन दोस्तों क्या है, पूर्णतः ही क्या है, सत्य है। पूर्णतः सत्य है कि भाषा और चिंतन जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, कहा गया कि भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जिसका प्रयोग जो है मनुष्य क्या करता है, जिसका उपयोग मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए करता है। भाषा, बता दें आपको कि भाषा एक औजार की तरह भी है जिसका उपयोग मनुष्य जिंदगी से जुड़ने के लिए तथा जिंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए भी उपयोग इसका करता है। जाहिर सी बात है कि अपने मन की बातों को या विचारों को रखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कोई है आदमी है अवध से है तो अवधी बोलेगा, बिहार से है तो बिहारी बोलेगा, इंग्लैंड से है तो अंग्रेजी में बात करेगा। तो अपने सबके अपने अपने विचार करने के लिए, अपने अपने बातों को रखने के लिए उनकी एक अलग भाषा है। ठीक है, भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जिसका प्रयोग जो है मनुष्य अपने मन के विचारों के आदान प्रदान के लिए करता है। और यह भी कह सकते हैं कि भाषा एक औजार की तरह है जिसे जिंदगी से जुड़ने के लिए तथा जिंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए भी मनुष्य जो है उसका उपयोग जो है करता है। तो चिंतन क्या होती है, चिंतक एक मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। ठीक है, चिंतन इच्छा संबंधित क्रिया है जो कि किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को क्या करती है, संतुष्ट करती है। भाषा के प्रत्येक क्षेत्र में चिंतन जो है शामिल होता है। हम अपने विचार अभिव्यक्ति में जब भी कोई चिंतन करते हैं तो वे भाषा का ही कोई न कोई रूप होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाषा और चिंतन में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए, यहाँ पे कहा गया ना कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो है अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए किसका उपयोग करता है, भाषा का उपयोग करता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि वाइगोत्स्की का कहना है कि जीवन के आरंभिक 3 वर्षों में भाषा और विचार एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और बाद में विचार को निर्देशित करता है भाषा, और बाद में भाषा ही जो है वो विचार को क्या करता है, निर्देशित करने का कार्य जो है वो करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न संख्या आपका 10वां है। करेक्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उपदेश 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, या पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा कर लेना, ठीक है, या वर्णमाला को याद करना। याद करने की बात आ जाती है दोस्तों, उसको तुरंत आप निगेटिव काट दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका बच रहा है कि दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पे अपनी क्या है, प्रतिक्रिया देना या टिप्पणी व्यक्त करना।